नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना के इस महामारी में बचे हुए होंगे। और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं जनरली ऐसा करता नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं कि वो जनता के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, तो मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो भी 15 मिनट 20 मिनट का जो भी ये वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। भले अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में गाली लिख दीजिएगा, मुझे वो चलेगा। लेकिन 20 मिनट या 15 मिनट का जो भी ये ड्यूरेशन का वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अभी आजकल फेसबुक पे या ट्विटर पे जो बहुत ट्रेंड कर रहा है, या टिकटॉक पे भी आपके बहुत ट्रेंड कर रहा है कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, है कि नहीं, अनइंस्टॉल टिकटॉक, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ये टाइम टू टाइम हमारे यहाँ आते रहते हैं ऐसे ऐसे मैसेजेस या ऐसे ऐसे पेज, जिसको हम लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और धड़ल्ले से, और इस पे हम लोग अपना विचार भी रखते हैं कि भैया वी आर इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन, है कि नहीं। 56 इंच का सीना एकदम तान के कि हम तो भाई भारतीय हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं, इसके पहले हमें दो चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, जिस पर मैं रिसर्च करके आज आपके लिए लाया हूँ। चाइनीज़ अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। क्योंकि आपको एक असलियत बताना चाहूँगा, आपके हाथ में जो मोबाइल है और उसमें अधिकतर जितने भी आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, वहाँ से लेके आपके घर में कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, वहाँ से लेके आपके मोबाइल में जो ऐप है, वहाँ से लेके, या आप किसी तरह की शॉपिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं खाते हैं, कभी खाना मंगवाते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं चाइना है। इवन अगर आप कोई सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं या आप सर्जिकल मास्क पहने हुए हैं कोरोना से बचने के लिए, हो सकता है वो भी चाइना का है। कि आप लोग 56 इंच का जो सीना है अपना चौड़ा करके प्राउड टू बी इंडियन बोलने से पहले ये ज़रूर समझ लें, ठीक है। तो चाइनीज़ अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब जैसे चाइना की सरकार है, तो उन्होंने किस चीज़ पे गौर करा है कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट पे गौर करा है, और अपने लोगों को भी उतना ही सशक्त बना है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी तरह का टेक हो या सॉफ्टवेयर हो, सब में चाइना हमेशा टॉप पे आता है कि नहीं। इवन पावर में भी चाइना टॉप पे आता है, क्योंकि उन्होंने अपने जनता को सशक्त करने का कोशिश करा है। और उनकी जनता भी ये भली भांति समझती है कि स्वदेशी का ताकत कितना होता है, और उसका सम्मान भी करती है। तो कैसे क्या होता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसमें। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप अगर कुछ सोचते हो, उसमें भी चाइना है। आप कुछ खाते हो, उसमें भी चाइना है। कहीं जाते हो, उसमें भी चाइना है। कैसे है चाइना? जो आप पेटीएम यूज़ करते हो, ठीक है, या अगर आप ओला यूज़ करते हो, कहीं जाने आने के लिए यूज़ करते हो, घर पे बहुत शहर में जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्राउड हैं टू बी एन इंडियन, है कि नहीं, वो लोग घर पे खाना मंगवाते हैं जोमेटो स्विगी से हमेशा, है कि नहीं। मंगाते ही हो गए आप लोग। चलो वो नहीं करते हो, अपने बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो बाईजूस से, या चलो वो नहीं कर रहे हो, अगर अगर आप अपने कार के बारे में कुछ जान रहे हो या सेल करना चाहते हो, जैसे अगर कार देखो, इस टाइप की किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, या ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, पबजी तो खेलते होगे भाई। हाँ, चलो पबजी भी नहीं खेलते होगे, टिकटॉक तो सब्सक्राइब ज़रूर ही किया होगा या इंस्टॉल ज़रूर किया होगा, या शॉपिंग करते होगे किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं से आपके ज़िंदगी में चाइना घुसा हुआ है। आप उसको चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। निकालने के लिए हमें उसी तरह स्वदेशी मूवमेंट का ज़रूरत है, जिस तरह चाइना ने अपने देश में लाया। क्या ये संभव है, ये देखना है। आगे चलिए आपको समझाता हूँ और कुछ बातें। तो और वहीं आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, वहीं चाइना ने इसको कैसे टैकल किया है। चाइना ने, देखिए, ना अपने देश में फ़्लिपकार्ट को घुसने दिया, ना अपने देश में अमेज़न को घुसने दिया, ना अपने देश में ऊबर को सरवाइव करने दिया, ना उसके यहाँ ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है। लेकिन सब कुछ आपके मोबाइल में तो है। हाँ, तो ना उसके यहाँ टिकटॉक है,
लेकिन सब कुछ आपके मोबाइल में है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? भैया उन्होंने स्वदेशी पे इतना जोड़ दिया है कि उनके यहाँ अपना व्हाट्सएप है, वी चैट, उनके यहाँ अपना ट्विटर है, सीनो करके, उनके यहाँ यूट्यूब और लाइक आपका फेसबुक का उनका अपना ही वर्जन है, उनका गूगल अपना है ना? जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो, वो यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो, आप भी यूज़ करते होगे। तो वो किसी और का प्रोडक्ट यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़रूर गौर किया है कि उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया यूज़ करे, और हम लोग धड़ल्ले से कर भी रहे हैं। लेकिन हम लोग ये मैसेज ज़रूर फ्लैग करते हैं कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, बैन चाइना ऐप्स। तो ये किस हद तक संभव है ये आप सोचिए। न चाइना में स्नैपचैट चलता है, न चाइना में इंस्टाग्राम चलता है, मतलब कि आप जो भी ऐप पे सबसे ज़्यादा सक्रिय हो वो समझो कि चाइना में नहीं चलता है। चाइना ने सबका अपना वर्जन बनाया हुआ है, उनके लिए स्वदेशी इतना मायने रखता है कि हर चीज़ का अपना वर्जन है। अमेज़ॉन का अपना वर्जन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा एक तरह से ई कॉमर्स है, अलीबाबा। आप भी खरीदते होगे किसी न किसी तरीके से। सबसे बड़ी बात कि चाइना हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी घुस चुका है, जो कि अभी हाल ही में एच डी एफ सी लिमिटेड में उन्होंने जो शेयर खरीदा 1% या उससे ज़्यादा, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चाइना हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे फिनेंशियल सिस्टम में भी किसी न किसी तरह से कंट्रोल रखता है। ये मैं चाइना की गुणगान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वो टैलेंटेड है, किस तरह से वो देश पूरे दुनिया में नंबर वन बनने की लड़ाई में सबसे आगे हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि भैया हम लोग बस ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखते रहे बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, बैन चाइनीज, लाखों करोड़ों लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेसिक मतलब है नहीं। तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि चाइना के जो लोग हैं इतने टैलेंटेड हैं, क्या आप उन्हें बस बता दो कि क्या आपको बनाना है, किस तरह का बनाना है, क्या बजट होगा, वो आपको उस तरह का बना के दे सकते हैं। आप जो अपने हाथ में जो एप्पल का फ़ोन लेके चमकाते रहते हो, 11 प्रो प्लस, 10 प्रो प्लस, जो भी है, वो जो फ़ोन चमकाते रहते हो, उसके भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स चाइना से ही बन के आते हैं, बस असेंबल होता है अमेरिका में। तो चाइनीज़ लोग इतने टैलेंटेड हैं। हमारा इकोनॉमी सिस्टम कैसे चलता है, और सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, देशभक्त भी हैं। वो लोग अपने स्वदेशी मूवमेंट का उतना रेस्पेक्ट भी करते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। हमारे साथ क्या है, हम लोग भैया, हमें थोड़े ना पसंद होगा कि हमारे प्रोडक्ट पे लिखा हो मेड इन नाला सोपाड़ा, हाँ, या मेड इन भिलई या भिवंडी। हमारे को तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगा, हमारे तो इमेज पे ही ये सूट नहीं करेगा। हमें तो भैया क्या चाहिए, मेड इन यूएसए, मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस, मेड इन स्विट्ज़रलैंड, ये सब प्रोडक्ट हो तो हमारे इमेज को सूट करता है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया चलाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ है, रोज़गार बढ़े हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा तो वो भी फॉरेन कंपनीज़ के ही जो मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा स्वदेशी जो है ना, जिस तरह से मैं चाइना की बात बता रहा था, उस तरह से हमारे यहाँ वैसा कोई मूवमेंट नहीं है, और नहीं हमारी जो सरकार है और उनकी जो पॉलिसीज़ है उतना सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं हमारे इस लाइक स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने में। और हमें उससे मतलब भी नहीं है। कैसे मतलब नहीं है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अर्थव्यवस्था पे अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, हम लोग कैसे चलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है हमारा किसान, ठीक है, जो कोल्हू के बैल की तरह दिन रात मेहनत करता है और हमारे लिए हमारे पेट भरने का इंतज़ाम करता है। लेकिन वो जो हमारे पेट भरने का इंतज़ाम करता है वो खुद भूखे मरता है, या किसी न किसी तरह से कर्ज के प्रेशर में आके कहीं ना कहीं किसी तरह के किसी प्रेशर में आके फांसी लगा लेता है। आप हमेशा पेपर में पढ़ते होगे कि एक साल में सैकड़ों किसान भारत के किसी न किसी कोना में फांसी ज़रूर लगाते हैं। तो ये हमारे किसान की हालत है। हमारी तरफ से उन्हें क्या मिलता है, सद्भावना। दूसरी कैटेगरी आती है मज़दूरों का जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। वो लोग क्या करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, डेली अपने खाने का जुगाड़ करते हैं,
लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, उनको क्या कर दिया है, मुफ्तखोर बना दिया है। कैसा मुफ्तखोर बनाया है? फ्री का राशन, फ्री का पैसा, फ्री का कर्ज, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या रियायतें। तो उनसे क्या हुआ है ना, वो लोग जो मेहनत करने का जो उनको आदत था, अब वो मेहनत नहीं करते हैं। मैं एक संस्थान से जुड़ा हूँ था थोड़े दिन पहले तक। उन लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो लोग इतने मनमौजी हैं कि जब उनका मन आया काम किए, ना मन आया ना काम किए। वो लोग काम से ज़्यादा कमिटी भरने में विश्वास रखते हैं। कमिटी चलता है बहुत जगह, मीटिंग भी बोलते हैं। तो वो लोग क्यों? क्योंकि वो लोग हफ्ते हफ्ते जाके पैसा उठाते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा पैसा आया, भरा नहीं भरा, भरा नहीं भरा, उस तरह से ये लोग चलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको कर्ज जो मिलता है वो बहुत ही सस्ता। खर्च किस चीज़ में होता है? मोस्टली मोस्टली जुआ खेलने में, शराब पीने में, इन सब में उनका पैसा, या पहले का कोई कर्ज हो उसको चुकाने में, उनका जो कर्ज का पैसा है इसी सब चीज़ में जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आप अगर नहीं जुड़े हो तो। आप अपने यहाँ बाई बुलाती होंगे काम करने के लिए घर में। क्या जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं, या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग ऑफिस का काम करते हैं, क्या आपके घर में जो बाई आती है काम करने, क्या वो उतनी पंक्चुअल है, या क्या वो उतने मेहनत से काम करती हैं? तो बहुत लोगों का इसमें अपना अपना विचार होगा, लेकिन मोस्टली मोर देन 80% का ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट चलो काम नहीं करना, ये जिम्मेदारी से डेली अटेंडेंस लगाने के लिए तो लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन उनका क्या है, जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे। आपको उनको निकालना है निकाल दो, ना निकालना है मत निकालो। क्यों? उनको फ़र्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि उनको फ्री का राशन मिल ही रहा है। हमें भी अगर फ्री का राशन, फ्री का पैसा, फ्री का कर्ज मिलने लगे, हम भी काम नहीं करें तो। और सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, मनरेगा जैसा योजना, इसमें सरकार उनको ज़बरदस्ती काम भी कराती है, अगर कि हाँ भैया तुम्हें डेली काम करना, इतना पैसा मिलेगा, ताकि वो बेरोज़गार नहीं रहे। तो वो मनरेगा के अंदर चलने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो कितने खस्ता हाल है, कभी जाके खुद से सर्वे करके देख लीजिए। चलिए, तीसरे कैटेगरी में हम लोग आते हैं, जो कैटेगरी हमारा होता है मिडिल क्लास। चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, या मिडिल क्लास हो, या लोअर मिडिल क्लास हो। ये जो भी पूरे मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये भारत के असली सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हैं। कैसे भैया? ये जितना भी देश में तरह तरह की मुफ्तखोरी जितना चलता है, सबका पैसा इनके टैक्स के बिहाफ से जाता है। कैसे? तो आप किसी न, चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, या कहीं पे भी कुछ भी करते हो, या अपना आप टैक्स भी तो देते ही हो, तो किसी न किसी तरह से आप टैक्स भरते हो, और वो पैसा सरकार के खजाने में जाता है, जिससे जितनी भी मुफ्तखोरी है इधर उधर जो भी है, वो सारा मैनेज होता है। तो अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि टैक्स नहीं भरी, टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी उसी स्तर से होना चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास के मेहनत का पैसा है। अब आप बोलोगे कि भैया मिडिल क्लास से ज़्यादा तो टैक्स हाई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो भरते हैं, जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग भरते हैं। तो भैया वो लोग टैक्स ज़रूर भरते हैं, ठीक है, बहुत बहुत भरते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फिनेंशियल एक्सपर्ट भी बिठा रखे हैं कि जितना टैक्स भरते हैं उसको किसी न किसी तरह से वसूल भी लेते हैं, है कि नहीं? चाहे वो बैंक से लोन के रूप में हो, या टैक्स रिबेट लेके हो, या डोनेशन दे के रिबेट लेके हो, है कि नहीं? किसी न किसी तरह का उनके पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं, जिससे वो जितना टैक्स देते हैं और उतना वो रिकवर भी कर लेते हैं। और जो कुछ लोग उसमें से ऐसे भी हैं जो वो लेके भाग भी जाते हैं, है कि नहीं? तो सब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं, आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बाद आते हैं एक हमारे अलग वर्ग, जो क्या करते हैं कि इन तीनों को लड़ाते हैं, ठीक है, आपस में। किस किस को? मिडिल क्लास को, बीपीएल को, और जो किसान हैं उनको, ठीक है। बहुत सारे किसान भी बीपीएल में आते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या है ना, एक कैटेगरी अलग कर दिया, क्योंकि किसान क्या है, डेली
मेहनत करता है, खेत में अनाज उगाता है। ये जो जो डेली मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनके पास कोई वैसा अपना ज़मीन नहीं होता, वो कहीं पे भी काम करते हैं, इसीलिए इनको मैंने अलग रखा है। तो अब देखिए, एक और बात मैं बताना आपको भूल गया। ये जो लाइक डेली अर्न करके खाने वाले जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये लोग मुफ्तखोरी का असर मैं आपको बताता हूँ। आप मार्केट में खाना खाने जाते होगे या घूमने जाते होगे शाम में, उनके बच्चे आते हैं बैलून लेके बेचने के लिए, है ना? क्या आप अपने बच्चे को कभी मार्केट में बैलून लेके बेचने के लिए भेजोगे क्या? हाँ, आप अपने बच्चों को हमेशा पढ़ना लिखना मेहनत करना सिखाओगे, लेकिन वो लोग बहुत आसानी से बच्चों को भीख मांगना सिखा देते हैं कि जाओ 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो भी है, 5 बैलून भी अगर बेच दिया, ठीक है, बेचते नहीं वो, भैया ले लो ना प्लीज़, ले लो ना दीदी, ले लो ना प्लीज़, ले लो ना करके जो भी निकाल दिया। तो अगर 5 बच्चे हैं तो 50-50 रुपये, तो 250-300 रुपये डेली का आ गया। तो वो लोग अपने बच्चों को सशक्त बनाने के बजाय भीख मांगना सिखाते हैं, खुद भी भीख मांगते हैं, और एक तरह से जो अपने बच्चे हैं उनको भी वही सिखा देते हैं। आप ट्रैफिक लाइट पे भी देखोगे कि हाँ, कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा जो मुफ्तखोरी है उसका असर है। ये जो सरकार उन्हें एक तरह से अपाहिज बना रही है, क्योंकि उनका जो वजूद है मेहनत करना है, लेकिन जो हमारी नीतियां हैं हमारे सरकार की वो ऐसी हैं कि लोग अपाहिज हो रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। अब चलिए, तो मैं बता रहा था कि देखिए, एक मिडिल क्लास हो गया, एक अपर लाइक एक बीपीएल वाले लोग हो गए, एक किसान हो गया। इन तीनों को आपस में लड़ा के या इनको आपस में उलझा के एक आते हैं राजनीति करने वाले लोग, जिनका एक ही नारा होता है, जनता ही जनार्दन है। यही नारा लगा के वो इन तीनों के बॉस बन जाते हैं। इसमें हाई क्लास को मैं इसीलिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ कि वो जनता जनार्दन का जो नारा लगाने वाले हैं और जो हाई क्लास लोग हैं, इनका आपस में आदान प्रदान चलते रहता है, तो इसीलिए मैं इनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी ऐसी ही चलती है कि जो हमारे किसान हैं उनको कोल्हू का बैल बना दीजिए, जो बीपीएल हैं जो डेली मेहनत करके कमाने वाले हैं उनको मुफ्तखोर बना दीजिए, और मिडिल क्लास वाले तो पैसा भर ही रहे हैं भर भर के। तो और अब हम लोग, ये तो हो गया सरकार का नीति। अब हम लोगों का नीति आप समझो। आप हम लोगों का नीति क्या है कि हमारे यहाँ का सारा मिडिल क्लास लोग, सब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, सब सरकारी नौकरी पाने के होड़ में ही लगे हुए हैं, है कि नहीं? लग रहा है कहीं लूट मचा हुआ है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकारी नौकरी खराब होती है, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। पूछो अपने आप से, या जो आपके अगर माँ बाप मोटिवेट करते हैं तो उनसे पूछो कि हमें सरकारी नौकरी क्यों आप करवाना चाहते हो। आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत लोगों को तो अपने मन में जवाब आ ही गया होगा। मेरे ख्याल से कोई मेहनत का कीर्तिमान खड़ा करने के लिए तो सरकारी नौकरी करते नहीं हो। अगर वैसा रहता तो बीएसएनएल जैसी कंपनी जो दूसरे को टेलीकॉम का लाइसेंस बेचती है, वो लोग का दिवालिया नहीं हो रहा होता। या एयर इंडिया जैसी बड़ी विमानन कंपनी है, ठीक है, जिनके पास सब फैसिलिटी अवेलेबल है, वो इतने घाटे में नहीं जा रही होती। और ऐसे ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं। तो सरकारी नौकरी हम लोग क्यों करते हैं और क्यों खोजते हैं, उसका सीधा सीधा एक ही जवाब है, अगर आप लोग नहीं दे रहे हो, क्योंकि हमें भी मुफ्त खोरी करना है, मुफ्त की रोटी तोड़नी है। क्यों मुफ्त की रोटी तोड़नी है भैया? प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो वो तो हमें मुफ्त में रोटी तोड़ने नहीं देंगे, मेहनत करवाएंगे, नहीं काम करेंगे निकाल देंगे। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, हमें जीवन भर काम करें ना करें, 1 तारीख को हमारे अकाउंट में तनख्वाह आ जानी है, और उसके बाद पेंशन भी मिलता है। मार्केट रेट भी हमारा हाई हो जाता है। किस चीज़ का मार्केट रेट? दहेज का, है कि नहीं? इस कारण से चाहे बच्चा इंजीनियरिंग कर लिया हो या एमबीए कर लिया हो, अगर 4th ग्रेड में भी सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकल रहा है तो हम लोग के यहाँ से भर भर के एप्लीकेशन जाता है। सरकारी नौकरी का आलम यह है कि आप मेरे एक लिंक में मैं शेयर करूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखिएगा कैसे लोग सरकारी नौकरी के लिए भीड़ लगा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मिडिल क्लास लोग। जो कुछ जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो किसी भी क्लास के हों, जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, हमारे नीतियों के कारण क्या है, उनको स्वदेशी फंडिंग नहीं मिलती है।
तो वो क्या है कि वो जो पैसा रेज़ करते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको कि लाइक पेटीएम हो गया या ओयो हो गया, ये जो भी पैसा रेज़ करते हैं उसमें चाइनीज़ फंडिंग आ जाती है। तो एक तरह से आइडिया उनका है, भले ही सीईओ वो लोग हैं, लेकिन फिर मेरी कहावत यहीं पे आती है, जिसकी लाठी उसका भैंस। ठीक है, जिसका पैसा उसका पावर। सीईओज भले ही वो लोग हैं, लेकिन वो किसी ना किसी के प्यादे हैं, क्योंकि फंडिंग तो कहीं और है, कहीं और से आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप अनइंस्टॉल कर दो, है कि नहीं। और मैं आपको ना ये बोल रहा हूँ आपको कि आप बैन करो। आप ये सोचो कि क्या ऐप अनइंस्टॉल कर देना, क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना ही हमारा सॉल्यूशन है। हाँ, तो भैया हमें ये सोचना ज़रूरी है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना क्या ये सॉल्यूशन है, या चाइना के ही प्रोडक्ट को क्यों बैन करना। अगर आप बैन करना चाहते हो तो सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। कौन सा ऐप आपके देश का है, कितने ऐप हैं गिन चुन के। हाँ, तो आपको मोस्ट ऑफ द ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना होगा अगर आप बैन करते हो। क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट ही क्यों बैन करना है आपको। हाँ, चाइना से ऐसी क्या दुश्मनी है आपको। तो ये समझो कि वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हम लोग शुरू से ही ऐसे हमें रेज़ किया जाता है कि हम लोग स्टेबिलिटी की ओर भागते हैं कि भैया हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग ये सोच लेते हैं भैया कि चलो अगर हमें कभी अच्छा कहीं ऑफ़र मिल गया तो हम लोग खिसक लेते हैं दूसरे देश में, और एनआरआई बन के वहाँ से बोलते हैं कि भैया आई लव माई कंट्री। या नहीं हुआ तो 10 ठो बुराई निकाल दिए। तो क्या ये करने से हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग अपने देश के साथ एक्चुअली अगर देखा जाए तो गद्दारी करते हैं। ठीक है, और हम लोगों का ये हालत है कि हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत जो स्वरोजगार जो बचा हुआ था, जो ज़मीन से जुड़े हुए कुछ रोज़गार बचे हुए थे, जैसे जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। हमारे फैंटेसी वर्ल्ड ने ध्वस्त कर दिया। कैसे, बॉर्न चाइना आ गया, है कि नहीं। सबको फैंसी कप्स एंड प्लेट्स चाहिए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ के टैलेंट्स को भी खुद मारा है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है, चलो 21 दिन का आपको लॉकडाउन मिला ना, 21 दिन के लॉकडाउन में मैं गारंटी देता हूँ भारत में बस सबसे ज़्यादा कोई दो चीज़ बढ़ा है। तो सबसे पहला, टिकटॉक्स के यूज़र बढ़े हैं, है ना। दूसरी चीज़, गर्भधारण बढ़ा है। हाँ भाई, दुनिया में इतने सारे प्रोडक्ट है, कंज्यूमर तो हम ही है ना। तो हमने कंज्यूमर का पूरा पूरा अपना जो भार है वो उठाया है। तो या तो टिकटॉक यूज़र, नहीं तो गर्भधारण। हमारे मन में जो भावना होनी चाहिए वो हमारे देश के लिए जो है वो प्योर होना चाहिए। आप देख ही लिए होगे कि हमारे देश में कितने प्योर भावना वाले हैं। ये 21 दिन के लॉकडाउन में जो बहुत जगह दंगे हुए, क्या क्या हुआ। तो खैर वो सब अभी ये टॉपिक है नहीं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत, एक और बात है कि सरकार के पैसे से, ठीक है, आईआईटी कॉलेज में पढ़ते हैं हम लोग, या स्कॉलरशिप लेके इतने महंगे महंगे जगह पढ़ाई करते हैं, सब सरकार के खर्च पे। और उसके बाद किस कंपनी में काम करते हैं, पेपर में आता है बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में कि फलाने का प्लेसमेंट इस कंपनी में इतने करोड़ के पैकेज पे हो गया। वो कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, कहाँ की होती है, मोस्टली तो विदेश की कंपनी होती है। लोग कॉलर चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो यहाँ काम करता है। किस कंपनी में काम करते हैं। तो हम लोगों का ना सोच जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो हमें क्लर्क बना के गए हैं, आज तक हमारा सोच भी वही क्लर्क वाला रह गया है। तो उसे हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें महात्मा गांधी का जो स्वदेशी योजना है उसको अपनाना है, या हमें जिनपिंग को अपना दूसरा महात्मा गांधी बनाना है ना। हम चाइना की चीज़ों को बैन करके या उनके इन्वेस्टमेंट को बैन करके कुछ नहीं कर सकते। वो इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री में डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। बात यहाँ ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे देश के लोग, हम और आप, ये अपने देश के चीज़ों के लिए
और अपने देश के जो विकास के लिए ये प्रतिबद्ध होने चाहिए। ये हमेशा उस तरह होने चाहिए जिस तरह चाइना के लोग करते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है, जापान के लोगों से सीखने की ज़रूरत है। हम लोग के यहाँ तो हम लोग का बच्चा जब पैदा लेता है उसको तो हम लोग अंग्रेजी में सिखाते हैं, हिंदी से पहले। अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो हम लोग एज अ बाप सीना चौड़ा कर लेते हैं कि भैया हमारा बच्चा तो अंग्रेजी बोलता है ना। संस्कृत हमारे यहाँ 7वीं क्लास में ही बैन हो गया है, उसके ऊपर संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, इलेक्टिव हो गया है कि नहीं। तो हम लोग अपने सारे जो हमारी एक जो हमारा जो बोलते नहीं है स्वदेशी एसेंस जो है, उन सारे चीज़ों को मार रहे हैं। नहीं, और एक मैं देख रहा था, डीएनए देख रहा था, जो सुधीर जी का चैनल है। सुधीर जी उसमें बोल रहे थे कि चाइना का स्ट्रेटजी ऐसा है कि हो सके तो कुछ दिन बाद आपकी सैलरी भी चाइना से ही आएगी। तो मैं सुधीर जी को ये बताना चाहता हूँ कि सुधीर जी, चाइना से सैलरी आएगी नहीं। आप देखो तो किसी न किसी तरह से कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑलरेडी चाइना से आ रही है। और चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी स्ट्रांग है कि वो लोग सब पे भारी पड़ रहे हैं। और हम लोगों को अपने स्ट्रैटेजीज को उतना स्ट्रांग करना है। हमारे लोगों को अपने देश के प्रति वो रियल प्यार और सम्मान होने की ज़रूरत है। तो हमें ये सारी बातों को सोचने की ज़रूरत है और इस पे हमें विचार करना है। अगर आपके पास कोई अच्छा कमेंट हो, अच्छा सजेशन हो तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। और घर पे रहिए, सेफ रहिए और इस बारे में सोचिए कि हम लोग किस तरह से इस अपने देश में ये रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये तभी आएगा जब आप सबसे पहले अपने सोच को बदलेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक पे अब तो भैया धर्म गुरु और देवी लोग भी आके बहुत सारी ज्ञान दे रही हैं। तो आप और इवन जो आप चाइना के प्रोडक्ट को बैन करने का जो मैसेज फ्लैग करते हो, वो जिस वेबसाइट पे करते हो या जिस ऐप पे करते हो वो भी आपके देश का नहीं है। तो आपको तो बस ये सोचना है। तो कलर्क वाले सोच से ऊपर उठो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके लाइक जो ऐप्स हैं जैसे जिनका मैंने नाम लिया, किसी को अनइंस्टॉल करो या बैन करो या कुछ करो, ये नहीं। सॉल्यूशन ढूंढो। हमें भी सोचने की ज़रूरत है, सरकार को भी अपनी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। तभी जाके कोई कहीं ना कहीं हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मैसेज फ्लैग कर देने से, चद्दर तान के सो जाने से और दूसरे के विदेशी वेबसाइट पे दूसरे देश के किसी ऐप के बारे में उल्टा सीधा लिख देने से कुछ बदलने वाला नहीं है ना। तो ये जो अंग्रेजी जीन्स है उसको थोड़ा अपने बाथरूम में जाके फ्लश करो और सेफ रहो, कोरोना से बचे रहो। बहुत बड़ी लड़ाई है। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।